गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक हम पिछली वीडियो में लेसन नंबर 21 अनुच्छेद का कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 25 हिंदी व्याकरण का कर रहे हैं, जिसका नाम है निबंध लेखन। निबंध लेखन किसी एक विषय विशेष पर अपने विचार प्रकट करना, यानी अपने विचार बताना निबंध लेखन कहलाता है। कि किसी विशेष विषय पर अपने विचारों को बताना, अपनी बात को समझाना निबंध लेखन कहलाता है। जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं, कि हम कौन से विषय पर निबंध लिख रहे हैं, उस विषय का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, कौन सा विषय हमने लिया है, कि हमने कौन सा टॉपिक यूज़ करना है निबंध के लिए, उसके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसके विषय में आलोचनात्मक रूप से भी लिख सकें। उस विषय के अच्छे या बुरे बिंदुओं को जानकर अपने विचार प्रकट कर सकें। कि हमें उसके बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों पता होनी चाहिए, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। निबंध लेखन में तो छात्र स्वतंत्र उड़ान भरता है, अपने मन के भाव अपने ढंग से प्रकट करता है। कि निबंध लेखन एक ऐसा लेखन है जिसमें छात्र जो है अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को अपने तरीके से प्रकट कर सकता है। तभी तो एक ही विषय पर लिखे गए अलग अलग छात्रों के निबंध भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग वो इसलिए होते हैं कि हर व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो भी बच्चा या जो भी बड़ा व्यक्ति निबंध लिखता है या अपने विचारों को प्रकट करता है, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो उनके निबंध भी अलग अलग हो जाते हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। इस विषय में से संबंधित सूक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ भी प्रयोग की जा सकती हैं। कि इनमें किसी न किसी इनसे जुड़ी हुई, अपने विषय से, निबंध विषय से जुड़ी हुई कोई भी पंक्तियाँ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जानकारी को विचार बिंदुओं के रूप में क्रम में लिख लें। कि जो जानकारी आपको प्राप्त है, पहले वह अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लिख लें। निबंध की समाप्ति भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कि उसका क्या उद्देश्य था निबंध लिखने का, ये उसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई पढ़ने वाले को समझ आ जाए, जो भी उसे पढ़े उसे आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो शुरू करते हैं। आज हम अपना सबसे पहला निबंध लेखन है, जीवन में खेल कूद का महत्व। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग का विकास कर सकता है। कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होता है, वह अपने दिमाग का विकास कर सकता है। कि वही व्यक्ति है जो अच्छे से सोच समझ सकता है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें खेल कूद का सबसे अधिक योगदान है। कि जो व्यक्ति खेल कूद में रहता है, वह व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। यदि शिक्षा में बुद्धि का विकास होता है, तो खेलों से शरीर का विकास होता है। कि अगर पढ़ाई करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, उसका आगे आगे ज्ञान बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से खेल खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है। रोगी व्यक्ति सदा अशांत और परेशान रहता है, क्योंकि वह अपनी बीमारी में इतना दुखी हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है। उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ हमारी अपनी बीमारी पर ही रहता है, वो कहीं कुछ और सोचने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसकी सोचने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। स्वस्थ शरीर प्रकृति का एक वरदान है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वे हमेशा प्रसन्न रहता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति या तो व्यायाम करता है या खेल खेलता है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो आदि खेलों से व्यायाम तो अच्छा ही है, साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। यह स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। कि
खेल जो है उनसे हमारे शरीर का व्यायाम तो हो ही जाता है, साथ साथ हमारा मनोरंजन भी हो जाता है, क्योंकि खेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे हम अपने मन को भी खुश रख सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य और खेलकूद का गहरा संबंध है। बहुत से विद्यार्थी खेल कूद में भाग लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। प्राचीन काल में कुश्ती और कबड्डी जैसे कुछ ही खेल प्रचलित थे, यानी कि यही दो खेल थे जो बहुत ज़्यादा चलते थे या बहुत ज़्यादा खेले जाते थे। लेकिन आज अनेक तरह के खेल प्रचलित हो चुके हैं। खेल कूद में से अनेक लाभ हैं। इससे शरीर मजबूत हो जाता है, मनोरंजन होता है तथा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी यानी कि स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है। खेल खेलने से सहयोग, मेल जोल और अनुशासन की भावना का विकास होता है। कि जो व्यक्ति खेल खेलता है वो आपसी सहयोग करने लग जाता है, एक दूसरे से साथ मिलकर रहना सीख जाता है और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है। विश्व स्तर पर ओलंपिक, एशियाई एवं राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन होता है। सरकार को इस सतह पर अनेक प्रयास करते रहना चाहिए जिनसे हमारे खिलाड़ी भी विश्व स्तर पर मुकाबला कर सकें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम खेलों के प्रति समर्पित हों, कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी खेलों में भाग लें, उसमें आगे से आगे बढ़कर उन्हें सीखें, समझें और उन्हें उसमें भाग लें और उसमें भागीदारी का अपना और अपने देश का नाम ऊंचा भी करें। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है समय का सदुपयोग, कि हम अपने समय का सही प्रयोग करते हैं या उसे हम वेस्ट कर देते हैं, यूज करते हैं या वेस्ट करते हैं। समय का सदुपयोग का मतलब है समय का सही यूज। कबीरदास जी के दोहे की इस पंक्ति को मैं कभी नहीं भूल सकती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कि इसका कहने का मतलब है कि जो काम हमने कल करना है उसे हम सोच रहे हैं कि ये काम हम कल ही करेंगे, तो यह अच्छा होगा कि उसको कल पर छोड़ने की बजाय उसे हम आज ही पूरा कर दें, और आज करने की बजाय उसे अभी जब हमारे मन में आई है ये बात उसी समय उसको पूरा कर दें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो काम हमने कल करने के लिए सोचा है वो रह जाएगा, यानी कि वक्त का कुछ नहीं पता कि कब वो करवट बदल लेगा और हमारा सोचा हुआ कार्य भी रह जाएगा कि जो हमने कल पर छोड़ा था। इससे अच्छा है कि हम कल पर छोड़े गए काम को आज के बदले अभी कर लें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, इसलिए कल का काम भी आज ही कर लेने में भलाई है। मानव जीवन बहुत छोटा होता है, कब वह जन्म लेता है, कब बचपन समाप्त हो जाता है, कब युवावस्था और बुढ़ापा आता है, पता ही नहीं चलता कि इंसान का जो जीवन है वो कैसे कैसे बीत जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। समय की कीमत सोने चांदी हीरे जवाहरात से कहीं अधिक है, क्योंकि समय का मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। कि समय की जो कीमत है वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से बहुत अधिक है। समय एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता, कोई व्यक्ति उसका कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक एक क्षण का सोच समझ कर प्रयोग करता है वही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को सोच समझ कर उपयोग करता है वही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन की सफलता ही तय करती है कि हमने जीवन का सदुपयोग किया है अथवा दुरुपयोग। कि हम जीवन में सफल हो जाते हैं, यही सफलता ही हमारा यही तय करती है कि हमने समय का सदुपयोग किया है या उसका दुरुपयोग। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति असफल होता है, क्योंकि वह अपना वक्त दूसरे कामों में व्यतीत कर देता है, उसको सही कार्य को करने में प्रयोग नहीं करता, जीवन में कष्ट भी भोगता है। धन वैभव एक बार चले जाएं तो लौटकर आ सकते हैं, पर समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा।
आज संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने अपने समय का सदुपयोग करके ही ख्याति प्राप्त की है। कि जितने भी महापुरुषों के बारे में हमने जाना है, वो उन्होंने सभी ने अपने समय का हमेशा सदुपयोग ही किया है, तभी वह इस ख्याति पर पहुँचे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल 4 घंटे सोते थे। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में कभी आराम किया ही नहीं। उन्होंने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग किया, तभी तो आज संसार उन्हें पूजता है। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड निबंध, मेरी प्रिय अध्यापिका या मेरा प्रिय अध्यापक। हमारे विद्यालय में अनेक अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। वे सभी सम्मान के योग्य व आदरणीय हैं। कि वे सभी क्या हैं? सम्मान के योग्य हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उन्हें। लेकिन मुझे श्रीमती रुचिका शर्मा अत्यधिक अच्छी लगती है। आप यहाँ पर यही के यही नाम लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टीचर का, तो आप कर सकते हैं। श्रीमती रुचिका शर्मा हमें हिंदी पढ़ाती हैं। वे समय का विशेष ध्यान रखती हैं और हमेशा कक्षा में समय पर आती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरी रहती है, यानी वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग इतना सरल और मनोरंजनपूर्ण है कि कठिन से कठिन पाठ भी सभी बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। कि जो रुचिका शर्मा मैम हैं, हिंदी की टीचर हैं, वो चाहे कितना भी मुश्किल विषय हो, कितना भी मुश्किल चैप्टर हो, उसे बहुत ही आसानी से सभी बच्चों को समझा देती हैं। वे कक्षा में सभी बच्चों को बेहद प्यार करती हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं, सभी को समान दृष्टि से देखती हैं। कि वो किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं मानती है, उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। उनका स्वभाव इतना मधुर है कि सभी बच्चे निसंकोच यानी बिना डर के अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं और वे उन समस्याओं का हल भी बताती हैं। वे हमें सीख देती है कि हमारे जीवन में समय और अनुशासन का बहुत महत्व है, इसलिए इनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। श्रीमती रुचिका शर्मा हिंदी पढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन है तो वो उस हर एक्टिविटी को भी करवाती हैं। उन्हें गाने व नृत्य का बहुत शौक है। वे बच्चों में छिपी हुई कला को बाहर निकालने का प्रयत्न करती हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बच्चों के माध्यम से करवाती हैं। श्रीमती रुचिका शर्मा की वेशभूषा अत्यंत ही शालीनता पूर्वक है, यानी कि उनका जो ड्रेसअप है, वो जिस तरह की वेशभूषा पहनती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, संस्कारी होता है। एक आदर्श अध्यापिका में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण उनमें विद्यमान हैं। उनके गुणों और स्वभाव के कारण ही उन्हें सभी बच्चे, अध्यापक और अध्यापिकाएं पसंद करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि स्कूल में हर व्यक्ति उन्हें पसंद करता है। उनके व्यवहार के कारण, उनके गुणों के कारण सभी उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं।